अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। शहबाज हुकूमत थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी मुश्किल में है, चारों तरफ से घिरी हुई है। शायद इसी मौके की मुनासबत से किसी ने कहा था कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। रात गए एक हंगामी इजलास तलब किया गया। इस हंगामी इजलास में सिर्फ विफाक से नहीं यानी इस्लामाबाद से नहीं बल्कि मुल्क के तुलु अर्ज से लोगों को इकट्ठा किया गया। इस हंगामी इजलास का एजेंडा क्या था? इस हंगामी इजलास की नौयत क्या थी? अचानक आनन फानन क्यों तलब करना पड़ा? क्या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की जा रही हैं? डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। साथ ही वफाकी वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब अब ये कह रहे हैं कि उनको धमकी आमेज कॉल्स आ रही हैं और ये धमकी आमेज कॉल्स उस स्टेटमेंट के बाद आ रही हैं जो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुतालिक दिया था। ये ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? इसके पसे पर्दा मुहरकात क्या है? ख्वाजा आसिफ क्या इतने बड़े इनकलाबी हो गए हैं? क्या वोट को इज्जत दो के बयानिए को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मामला कुछ और है? जरा इसका अहाता भी आज के इस व्लॉग में करेंगे। फौजी अफसर की बड़ी गिरफ्तारी हुई है और जाहिर है काली भेड़ें कहीं भी हो सकती हैं। उसका ताल्लुक बेशक अस्करी इदारे से हो या फिर पाकिस्तान के किसी और इदारे से हो। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है और ये साहब क्या कर रहे थे? ये किस धंधे में मुलव्विस पाए गए हैं और इस गिरफ्तारी ने भौचाल कैसे मचाया हुआ है? ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो दो ही रास्ते होते हैं। यानी अगर आपने अपने मुखालिफ को पिछाड़ना है तो या तो सारी की सारी कोशिशें और काविशें अपने मुखालिफ को गिराने में लगा दें या फिर सारी कोशिशें और काविशें अपने आप को मजीद ताकतवर और तवाना बनाने में लगाएं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुखालिफ को पिछाड़ने के लिए जो डर्टी गेम है वो खेलना ज्यादा आसान समझा जाता है। उसमें पावरफुल लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है और मुखालिफ को पिछाड़ने के लिए हर हरबा यानी आउट ऑफ द बुक जाके गेम के रूल्स की खिलाफ वर्जी करके भी किया जाता है। मैंने आज के अर्लियर व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी हैं, जिसमें शीरी मजारी भी हैं, जिसमें शिबली फराज भी हैं, जिसमें मुराद सईद भी हैं, जिसमें हम्माद अजहर भी हैं। यानी मुतअद्दिद रहनुमा हैं जिनके जीएचक्यू पर हमले समेत 12 किस्म के ऐसे वाकयात हैं जिन पर मुकदमात का इंदराज और उस पर अब नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। और ये कहा गया कि इन अफराद को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और फिर मैंने आपको बताया था कि ईद के बाद तो मामला और भी सख्त होने जा रहा है। यानी अभी कुछ लोगों का कलेजा ठंडा नहीं हुआ है और जाहिर है ये एक जंग है, ये इमरान वर्सेस एंटी इमरान फोर्सेस की जंग है और इसके अंदर आने वाले दिन मजीद सख्त होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सब इस वजह से हुआ है कि कुछ पैगामात हैं कि जिन पैगामात का जवाब मस्बत नहीं आया है। इस सब के बावजूद हुकूमत जो कर रही है वो हुकूमत ही अपने गले पड़ रहा है और फिर हुकूमत भी बड़ी वीक ग्राउंड्स पे खड़ी हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस भी खुलने वाले हैं, एमक्यूएम के केसेस भी खुलेंगे, हुकूमत के अंदर मौजूद जमातों के केसेस खुलेंगे। वो जो सर उठाएगा उसकी फाइल खोल दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी ये सब भुगत रही है। लेकिन चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी की नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट, वो कहते हैं ना कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, तो अपना बनने की कोशिश कर रही है। ये मैं बड़े बावसूक अंदाज में आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझे कि हम लाडले हैं या हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाला काम कर रही है। यानी बेस्ट की तवक्को तो लगाए बैठे थे, वो बेस्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। अब प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट हो रही है और उसके लिए ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में ये कहा कि पार्लियामान के फ्लोर पर जल कमर जावेद बाजवा, जल फैज हमीद, इमरान खान को वहां से करारदाद लाएंगे और कहेंगे कि इनसे जवाब तलब किया जाए। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा है कि जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया उनको धमकी आमेज कॉल्स मौसूल होना शुरू हो गई हैं उस तरफ से। इशारा शायद वो जल फैज हमीद और जल कमर जावेद बाजवा की तरफ कर रहे थे, लेकिन फिर ये नहीं बता पाए कि उनका इशारा किस तरफ है, किसकी तरफ से कॉल्स आ रही है, कौन धमकियां दे रहा है। अब अगर इसको आई वॉश कहा जाए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब 16 माह की पीडीएम हुकूमत के अंदर अगर कुछ करना चाहते थे जल बाजवा के अगेंस्ट या जल फैज हमीद के तो कर सकते थे, बहुलत आपने गवाई।
फिर यही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने बरमला एतराफ़ किया था कि नवाज शरीफ साहब ने हल्फ पे ये कहा था कि आपने जाके बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी है। यही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो ऑन रिकॉर्ड इनका स्टेटेड पोज़ीशन है कि फ़ौज कभी भी अपने चीफ को ऐसा नहीं होता कि अकेला छोड़ दे। वो हमेशा अपने चीफ को प्रोटेक्ट करती है और हमसे गलती हुई जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामले में, हमने जनरल मुशर्रफ के केसेज़ ओपन किए तो हमको ये सब कुछ भुगतना पड़ा। तो आज वो ख्वाजा आसिफ इतना इनकलाबी कैसे हो सकता है? वो ख्वाजा आसिफ जिसकी नशिस्त जीतने के लिए वो गैबी मदद आती है या खलाई मखलूक को एफर्ट करना पड़ती है, वो ख्वाजा आसिफ कैसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है? तो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात ठीक नहीं है। अब नून लीग ने यह फैसला किया है कि काम तो हो नहीं रहा, प्रोग्रेस जो भी है, परफॉर्मेंस जैसी तैसी है, आने वाले दिन बड़े घुटन ज़्यादा होने जा रहे हैं। अचानक एक इजलास बुलाया। मैं ज़रा इस इजलास में कौन-कौन शामिल था और इस इजलास की तफसीलात क्या हैं, इसका एजेंडा क्या था, मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। मामला यह जनाब कि वजीर आजम हाउस में एक हंगामी इजलास तलब किया गया और हुकूमती तर्जुमानों की टीम में इजाफे का फैसला कर लिया गया है। यानी वो लोग जो हुकूमत को आके डिफेंड करेंगे, हुकूमत के कामों का न सिर्फ दिफा करेंगे बल्कि ऑपोजिशन को रगड़ेंगे, जरा उस टीम में इजाफा हुआ है। अच्छा, अब ये तर्जुमानों का पहला इजलास था और इंतहाई गैर मामूली इजलास था वजीर आजम हाउस के अंदर। इसमें वफाकी वजीर इत्तलात जो अता तारड़ साहब हैं, इजलास में उन्होंने मीडिया की हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तर्जुमानों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पर पेश की गई। इजलास में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में मीडिया के महाज पर चैलेंजेस, ऑपोजिशन के बयानिए का जवाब देने के उमूर पर तफसीली गौर हुआ। जवाबी बयानिए, बर वक्त रद्द अमल और मीडिया स्ट्रैटेजी के हवाले से मौसर हिकमत अमली की तैयारी की तजावीज़ पर मुशावरत हुई। वजीर आजम ने वफाक और फिर चारों सूबों के अंदर जो टीम है उसको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ना सिर्फ वफाक के अंदर बल्कि सूबों के अंदर भी, और कहा है कि पार्टी और हुकूमती अरकान जो है वो तर्जुमानों के हवाले से वो बताएं कि तर्जुमान बताएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होगी जब मीडिया में जाएंगे। पार्टी के सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जुमानों में शामिल होंगे। सूबा पंजाब की वजीर इत्तलात उज़मा जाहिद बुखारी, ये खैबर पख्तूनख्वा से इख्तियार वली, सूबा सिंध से खेल दास कोहिस्तानी भी तर्जुमानों के इजलास में शरीक हुए। तर्जुमान अपने अपने शोबों के हवाले से मीडिया में पार्टी और हुकूमत का दिफा करेंगे। इजलास में टीवी प्रोग्राम्स में पार्टी तर्जुमानों को भिजवाने के लिए सेंट्रलाइज निज़ाम बनाने पर इत्तफाक हुआ। सोशल मीडिया के लिए जामे हिकमत अमली भी मंजूर की गई। सूबाई और वफाकी हुकूमतों के तर्जुमानों के दरमियान इश्तराकी अमल कायम करने की मंजूरी भी दे दी गई। वजीर आजम ने मीडिया के महाज पर भरपूर जवाब देने के लिए नए चेहरों को भी मौका देने और आगे लाने की हिदायत कर दी है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एम्फेसिस और फोकस बयानिया बनाने पे है, फोटो शूट पे है, फोटो सेशंस पे है। जैसे कि पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहिबा दिखाई दे रही हैं, काम कम है, शोर ज्यादा है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने 25 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई और उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो ऑपोजिशन कर रही है उस ऑपोजिशन को रगड़ा जाए, रगेदा जाए, आके ले दे की जाए, और अब तर्जुमानों की जो टीम है उसके अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि काम कम है, कहते ना खाली पांडा जो होता है उसमें शोर ज्यादा होता है। तो ये शोर मचाने की जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना ली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्लियामान के फ्लोर पर भी और पार्लियामान से बाहर भी कितनी तगड़ी ऑपोजिशन से पाला पड़ा है। और शायद यही वजह है, मैं आपको ये भी बता दूं, खबर दे दूं कि स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब अयाज सादिक साहब ने अभी वो प्रोसेस शुरू नहीं किया, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी होनी है, फाइनली अनाउंस होना है कि पार्लियामान में ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। खौफ इस कदर ज्यादा है कि अभी तक ऑपोजिशन लीडर भी पार्लियामान के फ्लोर पर अनाउंस नहीं किया गया। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मामला कहां खड़े हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है जनाब कि एक फौजी अफसर की गिरफ्तारी हुई है। मैं जरा फौजी अफसर की गिरफ्तारी की डिटेल्स भी आपके सामने रख दूं और फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए, काली भेड़ें या गंदे अंडे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो सकते हैं। अस्करी इदारों के यहाँ भी अपना एक मैकेनिज्म मौजूद है और जाहिर है वहां पर भी जो इंक्वायरीज हैं ये सारा कुछ होता है। हुआ ये जनाब कि सरमायाकारी के नाम पर सादा लोगों को ये फौजी अफसर साहब लूटते थे। मेजर रिटायर्ड शौकतुल्ला मरवत, इन्होंने एक कंपनी बना रखी थी और इस कंपनी का नाम था ISMMART, स्मार्ट। स्मार्ट के नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई। मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी और भारी मुनाफे का लालच देकर ये लोगों को रागिब करते थे। थाना शालीमार डिप्लोमेटिक एरिया से इस मुलजिम को यानी रिटायर्ड मेजर साहब को गिरफ्तार किया गया। सरमायाकारी करवाने के बाद मुलजिम ना मुनाफा देता था
और ना ही कॉल्स अटेंड करता था। मेजर रिटायर्ड शौकतुल्लाह मरवत का ने मकामी पुलिस ने जो है उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया है और इनकी कंपनी जो है एसईसीपी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी गैर कानूनी करार दी है और जनाब अली मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी भी इनके खिलाफ एफआईए ने शुरू कर रखी है, जबकि मुलजिम के खिलाफ नैब कराची भी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट किए हुए है, उसने भी एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। शौकतुल्लाह मरवत साहब हैं, रिटायर्ड मेजर हैं और इनके अगेंस्ट ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ज़ाहिर है अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, कोई सिविलियन है या फिर वो किसी इदारे से रिटायर्ड है या इवन हाजिर है, तो ज़ाहिर है ये एहतसाब तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता नहीं है। अ, अभी जो सिचुएशन है एट दिस पॉइंट इन टाइम उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारी वो खबर उसकी भी तौसीक हुई है, तस्दीक हुई है कि हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। उस सिलसिले में मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बता दूं कि उनकी जो अभी फ़्लाइट शेड्यूल है और विज़िट है, उससे मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब से वो हमने आपको बताया था कि लंदन जाएँगे, लेकिन लंदन में उनका क़याम जो है वो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 3 महीने का होगा, जिसके बाद वो वतन वापस आने का फ़ैसला करेंगे। अभी मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये हतमी नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब जाएँगे तो वापस भी आएँगे या नहीं आएँगे, लेकिन अभी तक ज़राए ये कन्फ़र्म कर रहे हैं कि 3 महीने उनका लंदन में क़याम का इरादा है। आज ही उनके साहबज़ादों की बरियत हुई है पनामा के तीनों रेफरेंसेस के अंदर और वो भी साफ शफ़ाफ होके दूध से धुल के अब्बा हुज़ूर के साथ रवाना हो जाएँगे। आई होप खबर जो शेयर की आप तक पहुँची होगी, पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे पहुँचाना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।